माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 441 बेनी बेनन जी। क्वेश्चन नंबर 441 सर, क्वेश्चन नंबर 441। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी बोलिए, मंत्री जी बोल के आप। बेनी बेनन जी। क्वेश्चन नंबर सर, I was already, but question number 441 sir. Sir, question number 441. Question number 441 sir. Sir, my question is all the less more relevant because of the high price rise of medicine affecting to the poor people of the country. Mr. Speaker, we are unable to bear the increase of price daily necessity. How can we pay 80% GST in the health necessary? Medical insurance started in India very late compared to developed countries like the United States, UK, Australia, etc. In those developed countries, majority of the people had taken medical insurance policy long before as part of social security measures, either in urban or rural area, taken medical insurance policy even whether the government measures to boost medical insurance sector in India and to strengthen the social security measures for the people of India, it is highly necessary to accept medical insurance policy from GST at the earliest. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी जब कोविड काल आया था उस समय हमारे मंत्रिपरिषद के समूह ने एक तत्काल निर्णय लिया था कि कोविड से संबंधित दवाइयां या जितनी भी हमारी दवाइयां हैं जो 5% और 12% के दायरे में रखा गया और कोविड के समय जितनी भी कोविड से संबंधित दवाइयां इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको 12% से घटाकर 5% करने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई। My second question, sir. Sir, whether the government of India must plan to propagate medical insurance by promoting group medical insurance policies at Anganwadis, schools and colleges, etc., which will in turn help to promote health insurance in the both urban and rural area. जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी जरूरतमंदों को स्वास्थ्य बीमा मिल सके उसके लिए पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत के तहत ऐसे तमाम स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं सरकार लेकर आई है जिसमें मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य बीमा का लगभग 66% हिस्सा भारत सरकार की योजनाओं से संचालित होती है और लोग प्राप्त करते हैं। एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो इंडिया में है वो 4% है जीडीपी के और ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है। लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ी इंडस्ट्री है और वर्तमान में सेक्शन 80C में इसके लिए डिडक्शन क्लेम किया जाता है। कोरोना महामारी के समय लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है और मंत्री जी ने बताया कि जवाब में बताया है कि 18% जीएसटी इस पर लगता है और इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स में भी सिर्फ 25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है। इससे ज्यादा कुछ फायदा मिलता नहीं है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि सरकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक सेपरेट सेक्शन फॉर डिडक्शन देने का प्रावधान या पीपीएफ की तरह इसकी एग्जेम्पशन लिमिट को 25,000 से अधिक करने की योजना कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीमा इंश्योरेंस पे जो 18% का जीएसटी लगता है, जीएसटी आने के पूर्व में भी अगर आप देखें तो पूरे देश के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सभी देशों के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके पहले भी
बीमा इंश्योरेंस पे 15.5% वैट वगैरह सब टैक्स मंगा के अगर देखें तो 18% उस समय भी लगता था। जहां तक इनकम टैक्स के रिबेट का सवाल है, 25,000 से लेकर वृद्धों के लिए 1 लाख तक का रिबेट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 442 संजीव कुमार शिंगरी। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन नंबर 422। माननीय मंत्री जी। सर, एक विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य। Sir, MICE is acronym for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition. So we know that tourism industry can shape the economy of any nation, and world MICE industry focus is shifting from Europe to Asia Pacific region, and India has a chance for making a breakthrough. India has many advantages like 300 5-star hotels, several convention centers and big education institutions with seminar halls. India has good air connectivity with 123 commercial airports and 35 international airports. Good road connectivity with 1.4 lakh kilometers of highways, and India is aiming to be as good as American roads by December 2024. Sir, and India is considered as a spiritual capital of the world. Sir, present share of India in global MICE market is 1%, and Government of India aims to achieve 2% of share by 2025. So global market share size was around 60 lakh crores in 2017 and is expected to double by 2028 at a growth of 23%. So when we compare business tourism with leisure tourism, people spend 50% more amount during business tourism than during leisure tourism. And in fact, no destination in the world has succeeded in leisure tourism until the business tourism came about. Sir, my first question to the Honorable Minister is, there is a HICC of Hyderabad which is considered as the largest convention center in India, and there are many such centers in Noida, Ahmedabad, Lavasa, Kochi and Delhi. Sir, has Government of India any plans to construct such a world-class convention center in the state of Andhra Pradesh? Because Andhra Pradesh is bestowed with a lengthy coastline and has the most famous Hindu temples. And is there any nodal agency to alert specific types of businesses to specific convention centers? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में ऐसा एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर हो। पर्यटन मंत्रालय अपनी ओर से माइस टूरिज्म बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी रोड मैप बनाया हुआ है और ऐसे तो काम भी शुरू हुआ है। कम से कम 8 राज्यों में अध्यक्ष महोदय जो कन्वेंशन सेंटर छोटे मोटे हम बना रहे हैं, और माननीय सदस्य का जो डिमांड है आंध्र में बनाना होगा, वो स्टेट से प्रपोजल आने दो और हम उनको निश्चित तौर से मदद करेंगे। टूरिज्म ये स्टेट का सब्जेक्ट है और हम जितनी मदद करना चाहते हैं सेंटर से वो मदद हम करेंगे, और आंध्र में जो आपने मांगा है इसका निश्चित तौर से विचार। सप्लीमेंट्री। Sir, my second question is, Indian Institute of Tourism and Travel and Management of Nellore was started in 2010. It was shifted to a new campus in 2016. Sir, there are many issues plaguing the institute at Nellore, sir, like internal roads, water scarcity, staff quarters, bus service, and landscaping. Sir, how many funds were released to the institution in the past 5 years? And when is the infrastructure development expected to be complete, sir? Sir, the institute can be used for capacity building of staff of the state tourism department. Likewise, the institute can be developed as a nodal center for rural tourism, adventure tourism, beach tourism. Sir, are there any plans by the Ministry of Tourism in this regard? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ प्रोजेक्ट करने हैं स्टेट ने प्रपोज करना है, और जिसके लिए जो कुछ मदद टूरिज्म मिनिस्ट्री से चाहिए, सेंटर से चाहिए, वो देने के लिए हम तैयार हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हर स्टेट टूरिज्म में आगे बढ़े और अपना विकास जो है वो सामने लेके आए। सुदीप बंदुभाई जी, हो गया आपका। Sir, my question is with the minister. When Honorable Finance Minister is also sitting over here. Sir, I have a long proposal since my many years back I am putting over here that West Bengal has an area, Sundarban area. It's a jungle area, huge covered, and there are Royal Bengal tigers, the famous tigers in the world. If in the other parts of the world, in South Africa, when we go for a tour,
Walk with the lions. We are walking with the lions. Have exchange ideas with the lions. We make it. But in Sundarban area, in West Bengal, government can take an initiative, Madam Nirmala Sitharaman ji, I tell you, to consider about a tiger safari in the state. It can be a national safari also, and by which the millions of people who go and look after, are fond of watching the animal lives, tigers, lions. Lion safaris are there, but tiger safari is nowhere there in the world. So Sundarban cannot be thrown away, only that when the proposal from the state government will come, then we will respond. Why not Government of India can take one proposal of their own, that Sundarban will be considered and will be taken up for formation of a tiger safari. It is my humble submission. अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुंदरबन के बारे में प्रश्न उठाया है, पर्यटन मंत्रालय अपने 2-3 स्कीमों के जरिए हर स्टेट को अपना फाइनेंसिंग करता है कि टूरिज्म प्रोजेक्ट वहां आ जाए। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके तहत ये डेवलपमेंट हम करते हैं। प्रसाद स्कीम है, आइकॉनिक डेस्टिनेशन है, वहां भी इस तरह की स्कीमें से हम ये जो डेवलपमेंट करना है वो करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आप प्रपोजल भेज दीजिए, और ये जो जैसा आपने सफरी कहा है वो निश्चित करना है हमें। एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा बहुत बड़ा पर्यटक साधन है, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि प्रपोजल आने के बाद हम मंत्रालय इसके ऊपर निश्चित तौर से विचार करके प्रोजेक्ट आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे। दुष्यंत सिंह जी। स्पीकर साहब, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू आस्क अ क्वेश्चन सर। मंत्री जी ने अभी प्रश्न में उत्तर दिया कि टूरिज्म स्टेट सब्जेक्ट है, पर माइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। I want to ask the Honourable Minister, what's the strategy, as he always says, is part of the state subject, what's the strategy as the Government of India to promote tourism vis-a-vis MICE tourism, to increase MICE tourist operators and the tourism business, which will then help employment in various states? What's the strategy the Government of India is coming out with it? And now he stated in his answer is 0.96% is the India share of the total or the total global MICE industry. How will we increase it, and will he give us the industry a GST rebate vis-a-vis MICE tourism, so that he can improve employment and give people employment and improve MICE tourism in all states of India? ऐसा मैंने कहा कि हमने एक टूरिज्म नेशनल स्ट्रेटजी, इसका ड्राफ्ट रोड मैप ड्राफ्ट किया हुआ है। उसमें माइस टूरिज्म के लिए एक टूरिज्म मिनिस्ट्री सब कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सभी मिनिस्ट्री, कॉमर्स हो, होम मिनिस्ट्री हो, बाकी सभी मिनिस्ट्री को साथ लेके, और जो सजेशन उसमें हमने दिए हुए है कि इसको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, माइस के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात है डेवलपिंग इकोसिस्टम फॉर माइस, वो तैयार करना चाहिए। एनहांसिंग द competitiveness of the Indian MICE industry, enhancing the ease of doing business for MICE events, marketing the India as a MICE destination, and skill development for the MICE industry. ये सजेशन हमने इसी रिपोर्ट से सरकार को दिया हुआ है, विचार शुरू है। और टूरिज्म इज ए इंडस्ट्री, वो भी जब डिक्लेयर करेंगे तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे इस माइस को बढ़ाने के लिए। और इसलिए ये जो सजेशन है, ये सजेशन हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसके ओर से हमारे प्रयास शुरू है। बिडन जी। सर, श्रीलंका was a major destination for MICE, and in the present political scenario, southern part of India can be utilized for MICE as a bigger strategy. Sir, Cochin, with the beautiful backwaters and many other infrastructure facilities, we have a lot of convention centers as well. Can the central government of India make a policy to develop MICE in southern part of India, especially where tourism is flourishing? And this can be a detailed project whereby not just meetings and exhibitions can happen. They can also
explore the local revenue of the localites, eat local food, and promote the tourism industry as well. Will the government take necessary steps for this? जी, अध्यक्ष महोदय, ऐसा सदस्य ने कहा है, पॉलिसी बनती है किसी पार्ट ऑफ कंट्री, ऐसा नहीं, पॉलिसी बनेगी पूरी देश के लिए। और निश्चित तौर से मैं आपको एश्योर करता हूं कि साउथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ही ऐसे इंटरेस्टेड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको डेवलप करना है, वो हम निश्चित तौर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 443 कुमार दानिश अली। सर क्वेश्चन नंबर 443 टेबल ऑफ द हाउस। सर माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे मिला है। मैंने पूछा था कि आखिर स्टूडेंट्स जो हैं लगातार सुसाइड्स, आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। रोहित वेमुला का एक बड़ा केस था, उसकी चर्चा देश भर में हुई, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं अध्यक्ष महोदय जिनकी चर्चा नहीं होती और वो अंडर द कारपेट रह जाते हैं। जैसे मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर एक यूनिवर्सिटी है TMU, वहां पर करीब दर्जन भर छात्राओं ने आत्महत्या की है। किसी ने 5th फ्लोर पर से कूद के, किसी ने 4th फ्लोर पर से कूद के। एक आध केसेस में जो है, क्योंकि जब छात्राएं आत्महत्या करती हैं तो हमारे समाज में कई बार, मेरा प्रश्न सर वही, मैं उसी पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि कई बार वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता। एक आध केस में इंक्वायरी वगैरह हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जवाब दिया है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो परमिशन दी है अल्टीमेटली भारत सरकार ने और इसी पार्लियामेंट ने ही अलाउ किया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार जो है केवल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं केवल उनकी जिम्मेदारी लेकिन जो प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको परमिशन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दी हुई है, उनकी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। क्योंकि ये जो मुरादाबाद में TMU यूनिवर्सिटी है, इसमें दर्जन भर से ज्यादा छात्राओं ने आत्महत्या की है। क्या माननीय मंत्री जी हाउस को ये एश्योरेंस देंगे कि कोई एक कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बना करके उसकी जांच की जाए? Speaker sir, our government takes each incident of suicide in government-run institute extremely and seriously, irrespective of caste categories or the victims. However, education being in the concurrent list, the central government and the state government has also shared the responsibility, and for that, about the constitution of committee is already constituted in relation with the case of the South India, and 6 recommendations has already given to us, and the government has accepted. And through that, University Grant Commission has circulated series of regulation and also framing committees, varieties committees, and monitoring committees are also constituted, and we are taking action seriously. Supplementary. सर, माननीय मंत्री जी ने कहा समिति गठित कर दी गई है। मैंने जो जवाब चाहा था, मेरा सवाल मैं स्पेसिफिक फिर दोबारा रिपीट करता हूं उसको सप्लीमेंट्री पूछने से पहले, कि 3 के छात्राओं के मैं नाम ले सकता हूं, नीरज भडाना, वैशाली चौधरी और कविता। ये TMU में आत्महत्या करी है इन छात्राओं ने। उसके लिए क्या कोई कमेटी, कोई जांच आप वहां भेज रहे हैं? दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री जो सर नहीं, मेरा सप्लीमेंट्री, ये तो मैंने जो जवाब दिया उसका क्लैरिफिकेशन मांगा ना, वो जवाब ही नहीं दिया पहले में सर। मैं सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि केंद्र सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या इसका संज्ञान ले रही है कि जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में प्रश्न पत्र जो एग्जाम पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 12th का बोर्ड का एग्जाम का पेपर
इंग्लिश का अभी लीक हुआ, ऐसे कई राज्यों में लीक हो रहे हैं। क्या सरकार इसका कोई संज्ञान ले रही है? और क्योंकि ये लगातार, खासतौर से मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में तो लगातार हो रहा है, पिछले 5 साल में 18 पेपर्स रिलीज जो है लीक हुए हैं। Perhaps, Speaker sir, this question is not related with the main question. Okay. Question number 444, प्रवेश साई वर्मा। क्वेश्चन नंबर 444 सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पे रखा गया। अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत की राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। चाहे वो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरियल बनाने की बात हो, चाहे वो सोनीपत जो हाईवे है उसको बनाने की बात हो, गाजियाबाद हाईवे है, हमारा कुंडली हाईवे है, हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, हमारा यूईआर 2 है। ये सारी जो बड़ी रोड बनाने से जो बड़े बड़े ट्रक पहले इंडस्ट्रियल एरिया में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, आज वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करते हैं और दिल्ली में उससे अपना प्रदूषण काफी कम हुआ है। इसी के साथ में भारत सरकार ने जो BS6 जो क्वालिटी पेट्रोल को लागू करने के लिए कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके साथ में जो हमारे मंत्री जी ने कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक पूरे NCR के लिए बिठाया है, वो दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो कोरोना की जो बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे देश के और सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने उस पर काबू पाया, दूसरी तरफ अभी तक 7 सालों में एक व्यक्ति की खांसी नहीं ठीक हो पाई है और दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके कारण हजारों बच्चों को, हजारों युवाओं को आज उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, आज उनको खतरनाक बीमारी लग रही है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में जो प्रदूषण कम करने के लिए मुख्य विभाग हैं वो है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, वो है डूसिप, वो है PWD, वो है फॉरेस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और ये सारे विभाग ये दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि हर साल जब भी ठंड का महीना आता है तो दिल्ली का प्रदूषण लेवल वो 500 तक पहुंच जाता है और दिल्ली सरकार ब्लेम गेम शुरू कर देती है कि क्योंकि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है। और पराली का सच मैं आपको बताना चाहता हूं और ये सदन को बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार एक RTI के जवाब में कहती है जो पूरे देश में डीकंपोज जो सॉल्यूशन को दिल्ली का मुख्यमंत्री लागू करने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उसमें RTI के जवाब में दिल्ली सरकार कहती है उन्होंने केवल 40,000 रुपए का हमारे पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से डीकंपोज का सॉल्यूशन खरीदा और 23 लाख रुपया उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिया। और हमने पूछा कि विज्ञापन में कितना पैसा लगाया तो RTI के जवाब में आया कि 15 करोड़ रुपया। तो 40,000 रुपए का उसका सॉल्यूशन खरीदते हैं, 23 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मशीनरी खरीदते हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपए लगाता है। मेरा सवाल ये है, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि क्या मंत्री जी ने जो कमीशन बनाया है क्या वो दिल्ली और पंजाब, क्योंकि दोनों जगह आज एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये दोनों सरकारों से बात अभी तक क्या कमीशन ने करी है ताकि जब दिल्ली की खराब स्थिति हो उससे पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो सरकार के द्वारा बनाया गया है वो वास्तव में NCR क्षेत्र में जो एयर शेड है जिसके अंतर्गत NCR क्षेत्र से लगे हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये सारे राज्य आते हैं। एयर क्वालिटी कमीशन ने इन सब राज्यों की बैठक ली है और जहां तक बायोफ्यूल की जो बात आपने करी है, दोनों तरह के एक्स सेतु मैनेजमेंट और इन सेतु मैनेजमेंट दोनों कमीशन के द्वारा किए गए हैं। इन सेतु मैनेजमेंट के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा टोटल जो है 2 लाख के करीब मशीनें पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ
बायोफ्यूल का उपयोग करने के लिए कमीशन के द्वारा डायरेक्शन भी इशू किए गए हैं। बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स, फीड स्टॉक ऑफ 2G एथेनॉल प्लांट्स, फीड स्टॉक इन कंपोस्ट बायोमास प्लांट, फ्यूल इन इंडस्ट्री बॉयलर्स इत्यादि अनेक प्रावधान हमने सभी एनसीआर के जुड़े हुए राज्यों में लागू किए हैं। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत है, मगर 7 साल पहले भी दिल्ली में 6,700 बस थी और आज भी दिल्ली में 6,700 बस है, और जिसमें से 3,000 बस ऐसी हैं जो 12 साल से पुरानी हैं और दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाती हैं। ऐसे ही मां यमुना को हम देख रहे हैं, जैसे पहले वो मैली थी आज उससे ज्यादा मैली हो गई है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चुनाव में कहते हैं कि मैं जो आगे चुनाव आएगा उससे पहले मां यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस कमीशन को क्या ऐसी पावर है कि वो दिल्ली सरकार पर कोई फाइन लगाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं और दिल्ली के युवाओं और बच्चों की जो जान से खेल रहे हैं उसके ऊपर कोई फाइन लगाने का अधिकार क्या इस कमीशन को है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल दिल्ली सरकार को लेकर पूछ रहे हैं, अधीर रंजन जी क्यों शोर मचा रहे हैं? ठीक है, दिल्ली सरकार की कुछ विषय माननीय संसद के द्वारा, माननीय संसद महोदय दिल्ली का माननीय संसद महोदय दिल्ली के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने दिल्ली के जो यमुना का प्रदूषण है, दिल्ली में जिस प्रकार की बसों की आवश्यकता है, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए होने के कारण उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। निश्चित रूप से ये स्थानीय सरकार की ड्यूटी भी बनती है कि वो दिल्ली के पर्यावरण को कम करने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए। श्री फिरोज वरुण गांधी। Sir, according to the World Air Quality Report, our nation has 63 Indian cities which count amongst the 100 most polluted places on earth. And yet 33% of the air quality monitors in India are concentrated in and around Delhi in the national capital region. My question for the Honourable Minister is, what are the measures taken by the government including the timelines to increase the monitor density in other parts of the nation? Thank you. हो गया आपका विषय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर पूरे देश में 1213 ये एयर क्वालिटी को मापने के लिए यंत्र लगाए गए हैं। इसमें जो केवल दिल्ली के पास नहीं है, इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत 465 सिटीज और 26 ग्रामीण क्षेत्र उसके अंतर्गत ये लगाए गए हैं। इसलिए जो हम लोगों ने एयर क्वालिटी के जो ये यंत्र लगाए हैं, ये पूरे देश के संदर्भ में और पूरे देश में जो वायु की गुणवत्ता है उसको देख करके लगाए हैं। श्री टी सुबुद्धि। Sir, in 2018, the Ministry of Environment released a draft of the National Clean Air Program, NCAP. Various cities across the states have been considered for this program, but it is sad to note that Chennai, despite its million-plus population, has not yet been included in this program. Whereas Trichy and Tuticorin are part of the NCAP in Tamil Nadu. We are happy about it, but I would like to ask through you, sir, whether the minister will consider our request and Chennai will be included in the NCAP program soon. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जिन शहरों का वायु प्रदूषण के लिए चयन किया गया है, वो उन शहरों की वायु गुणवत्ता के हिसाब से किया गया है। सीपीसीबी ने जो डायरेक्शन निकाले हैं, उसमें वायु गुणवत्ता में उन्होंने 12 इस प्रकार के जो गैसेज और जो प्रदूषण के कारक हैं, वो होने के बाद उसको शामिल किया जाता है। चेन्नई उस दृष्टि से, एयर क्वालिटी की दृष्टि से अच्छा शहर है, जिसके लिए चेन्नई के लोग बधाई के पात्र हैं। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली के सांसद ने कहा, आप तो आपका प्रश्न पूछो। तो प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि वायु प्रदूषण बच्चों की फाफड़ों पर प्रभाव डालता है, ये उनका प्रश्न है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्री आज भी इस बात को कबूल नहीं करती कि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
मेरे पास लिखित जवाब है केंद्र सरकार से कि वायु प्रदूषण के बारे में उन्होंने बोला है कि विभिन्न संगठनों ने स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात पे रिसर्च तो की है, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक नहीं कबूल किया है। तो मेरा दरखास्त है कि हमारे पर्यावरण मंत्री से कि वो स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दे और सरकार के द्वारा सरकारी एक जांच हो और वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य के साथ एक स्टडी हो, इसका आप एक निर्देश दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केंद्र सरकार की संवेदनशीलता ही है कि 2018 में पूरे देश में एनकेप का कार्यक्रम न केवल घोषित किया, इसको मिशन स्तर पे चलाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की संवेदनशीलता ही है कि इसके लिए हमारे यहाँ पर जो हमारा वित्त व्यवस्था है उसके अंतर्गत 4400 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और ये सरकार की संवेदनशीलता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के सभी भागों में जनप्रतिनिधियों की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की प्रतिनिधियों की लगातार वर्कशॉप की जा रही है। इसलिए जो माननीय सदस्य महोदय ने आकांक्षाएं उठाई हैं वो गलत है, तथ्यहीन है और खंडित करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 445 श्री सुरेश नारायण धानोरकर। क्वेश्चन नंबर 445 माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। Whether it is fact that the same report also outline the goal to increase export to 800 million USD by 22-23, and whereas it is only 600 million USD in 21-22. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भारत हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 400 बिलियन से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया मित्रों। और हमारी सरकार ने जो ये सारी व्यवस्था की है, सारे कानूनों में जो सुधार किया है, उसका परिणाम है कि आज निर्यात हमारा 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर अध्यक्ष महोदय, whether it is fact that the same report recommends increased capital expenditure balanced by an increase in government tax revenue with a goal to reach at least 22% tax GDP ratio, while the gross tax GDP ratio in 22 was just 10.12%. Why is India taking no debt of more than 6.6 lakh crore, even it is 22-23 budget? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नीति आयोग ने 2018 में रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया 75 को बनाया था, जो कि उसका निर्धारण था कि 22-23 तक भारत को हम अर्थव्यवस्था की तेज गति 8% से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निवेश हमारा 36% होगा। बीच में कोविड आने के नाते थोड़ी समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से आज जो जीडीपी हमारा नीचे गया हुआ था, -6 गया था, आज की डेट में 8.9% से ज्यादा गति से चल रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. I'm sorry to say that overseas investors have pulled out a net 1,14,856 crores from the Indian markets in the current year so far. Foreign portfolio investors have sold domestic equities worth 48,261 crores, sir. And this is the 6th straight month that foreign institutional investors have withdrawn from their positions in the Indian equity market, a trend which may unfortunately be exacerbated by the US interest rate hikes and the commodity price hikes, particularly of crude oil. Would the Honourable Minister, care to explain the worrying trend of steadily declining investment by foreign portfolio investors in our country, and whether the government is taking any measures to rectify this current trend in the market? What specific thing can be done to reverse something which has been steadily worsening for 6 months, sir? It's a very serious question about the investment in our country that we need for our economy to grow. Thank you, Mr. Speaker. माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है, निश्चित तौर से देश में निवेश बढ़ाने के तमाम उपाय किए गए हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। आईबीसी कोड ला करके बैंकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया।
देश में जो तमाम प्रकार की कर व्यवस्था थी इसको समाप्त करके जीएसटी एक्ट लाया गया, पीएलआई स्कीम लाया गया, श्रम कानूनों को सरलीकरण किया गया, कारपोरेट टैक्स में कमी आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 80 पायदान छलांग लगाया। इससे कहीं ना कहीं निवेश भारत में बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी। So investments will have to be gauged not just by FP. No. Please listen, huh? Please listen. Sir, investments will have to be gauged not just by looking at FIIs and FPIs, which by very nature depend on the interest rates and also they keep moving up and down. I'm sure senior member who's held positions abroad will understand that FIIs and FPIs can be very tempted by interest rates elsewhere and prospects anywhere else as well. But, sir, why is it that when I stand up to answer, there is always this temptation to have a running commentary? Can I appeal through you that even learned members like Professor Saugata Roy never ever forgets that he will have to listen. He never forgets that he has to obstruct the minister when she gives an answer. I wish he gets up and asks a clarification after I finish, rather than have small-time satisfactions of interrupting me. So kindly, sir, through you I request him to listen to my answer, and after which he is very welcome, if with your permission, to ask a question or a clarification. I have not finished yet, sir. So FPIs and FIIs are obviously going to be very typical of their very nature, coming in and going out. But what has got to be looked at, and with fairness and objectivity, is the inflow of FDIs, which is remaining unabated. And India is the highest receiver of FDI since before COVID, and that continues during COVID, in fact continues very much significantly during COVID and subsequently also. It is that which indicates if the money which is coming in is staying invested in this country, thereby creating jobs and prospects for us, and not by indicating only the FIIs and FPIs. One last bit, sir. FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock-absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we, as a house, should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets today in India. Question number 446, Sri Dular Chand Goswami, Sri Chandrasekhar Prasad, माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। श्री प्रताप राव जाधव, श्री संतोष सिंह चौधरी। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र जलंधर में नेशनल चाइल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे और जिसमें कोई 1300 के करीब बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे और ये 27 सेंटर चल रहे थे मेरे जलंधर क्षेत्र में और 117 इसमें टीचर काम कर रहे थे। तो अब ये एक ऑर्डर आया है कि ये जो सेंटर है इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसको सबम्यूज कर दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के, जो कि मेरे जिले में फंक्शनल नहीं है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि ये सेंटर को कंटिन्यू किया जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ये जो अब हुक्म हुआ है इससे जो ये मेरे 1300 बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र के उनका भविष्य जो है खतरे में पड़ गया है और ये जो 117 टीचर हैं उनको पिछले 17 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। सो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि ये एसएसए वहाँ फंक्शनल नहीं है, क्या इसको कंटिन्यू करेंगे और वो जो टीचर है उनकी जो सैलरी है बकाया वो देंगे? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है वो न्यूनतम मजदूरी के संबंध में है और न्यूनतम मजदूरी के मानदंडों को तय करने के बारे में है। जो माननीय सदस्य महोदय प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस प्रश्न से बिल्कुल अलग पूछ रहे हैं। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं स्पष्ट कर सकता हूं।
अगर आप देना चाहें तो दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल जो चाइल्ड लेबर की जो स्कीम है ये 1988 से प्रारंभ हुई थी और जो बच्चे बाल मजदूर के रूप में पाए जाते थे उनके लिए इस स्कीम का संचालन किया जाता था। हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आने के बाद हमारे देश में चूंकि अब एक छोटी आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समग्र रूप से इसमें शामिल किया जाएगा, इसलिए अब जो भी बच्चे शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र में काम करें लेकिन शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समग्र शिक्षा का कार्यक्रम एक व्यापक स्तर पर किया जाता है क्योंकि समग्र शिक्षा का संचालन करने वाले जो शिक्षा मंत्रालय है उनके पास कार्यक्षमता है, उनके पास हॉस्टल की सुविधा है, उनके पास अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं। दो पैरेलल स्कीम एक साथ चलने के कारण भारत सरकार ने जो चाइल्ड लेबर के लिए ये जो सेंटर चल रहे थे, इनके जो सेंटर्स हैं उनका समग्र शिक्षा के अंतर्गत समाहित कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपना जो बयान फाइनेंस बजट के समय में दिया था उसमें भी सदन में पूरी तरह स्पष्ट किया स्कीम बंद नहीं की गई है। स्कीम को लेबर डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया है। फिर भी जिन चाइल्ड लेबर सेंटर में बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है वो आने वाले समय तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें। उस पाठ्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा हमारे मंत्रालय को अनुदान दिया गया है। अगर कोई ऐसा विशेष सेंटर माननीय सदस्य को लगता है कि वहां पर ये नहीं पहुंचा, क्योंकि काफी सारे 2-4 सेंटर ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर फिर भी कोई विशेष सेंटर का कोई अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का विषय है, माननीय सदस्य मेरे संज्ञान में लाए, उसका समाधान करेंगे। लेकिन जहां तक स्कीम की बात है, स्कीम को मर्ज समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कर दें। श्री कनकलाल कटारा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सहित देश भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी और कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा कार्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, परंतु इन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं दिया जाता, क्योंकि इन एजेंसियों द्वारा कम दर पर टेंडर निविदा लिए जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी और कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा कार्मिक श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय देने हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपसे मांग करता हूं कि इस प्रकार के टेंडरों में कम दर वाली शर्तों को समाप्त करके सरकार द्वारा निर्धारित पूर्ण मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न है ये न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में उठाया, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा की गई कमियों को वो इंगित कर रहे हैं। स्थानीय सरकार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत इस पर कार्रवाई राजस्थान सरकार को करनी चाहिए ताकि गरीब श्रमिकों को राजस्थान में न्याय मिल सके। धन्यवाद। एक बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने, जवाब अच्छा है, लेकिन एक ही मूलभूत सवाल है कि आप वेरिएबल डीए बढ़ाते हो 6 महीने के बाद में, महंगाई बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है वो क्या करते हैं कि हम मिनिमम वेजेस दे रहे हैं। अब 10-10 साल लोग नौकरी कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस वही मिल रही है। तो जैसे वीडीए की बात आती है वैसे इंक्रीमेंट की बात आनी चाहिए। तनख्वाह बढ़ेगी ही नहीं, जिंदगी भर एक ही तनख्वाह पे 10-10 हजार तनख्वाह पे अगर बैंक में कर्मचारी 10-10 बरस नौकरी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके ऊपर क्या सरकार ऐसा कोई निर्णय ले, जैसे आपने वीडियो दिया वैसे इंक्रीमेंट के बारे में भी कुछ बात करे तो उनको थोड़ा सा तो तसल्ली मिलेगी, समाधान मिलेगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी का अर्थ है कि जो अकुशल कारीगर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके जीवन की मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको एक निश्चित आय उपलब्ध कराई जाए, जो कि सरकार के द्वारा उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये जो वीडीए तय किया जाता है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इसका हर 5 वर्ष में रिव्यू किया जाता है। ये इंक्रीमेंट के लिए नहीं है, ये मिनिमम वेजेस के लिए है, जिसको कि अभी लास्ट में 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। सरकार हर 5 साल में इस विषय को कर रही है। आप जो विषय पूछ रहे हो मिनिमम वेजेस का नहीं है, वो इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस का है, जो इससे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 447 विष्णुदत्त शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 447 विवरण सभा पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है खजुराहो बर्ड हेरिटेज
का क्षेत्र है और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को 17th आइकॉनिक सिटी में भी शामिल किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। मैंने जो प्रश्न किया है उसमें माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जवाब विस्तृत आया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना से लेकर के जो प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास, इसका जो उल्लेख किया है, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खजुराहो जो मेरा क्षेत्र है, पर्यटन के विकास के लिए इसे MICE मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहता हूं। साथ ही खजुराहो का पर्यटन का विकास वहां की स्थानीय जनता को केंद्र में रख करके समन्वित रूप से किया जा रहा है। इसके संबंध में जो सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास में प्रतिभागी बन सके, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, प्रगति और विकास भी सुनिश्चित हो सके, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में क्या योजनाएं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। जो प्रोजेक्ट अलग अलग स्कीमों में से हमने मध्य प्रदेश को दिए, खजुराहो को दिए, उन्होंने 100% एक आधा कुछ छोड़ के 100% प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे पूरे किए हैं। कम से कम स्वदेश दर्शन स्कीम में अध्यक्ष महोदय हमने 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो दिए हुए थे, ये मोर देन 90% कंप्लीट हुए। और जैसा माननीय सदस्य पूछते कि ये माइस इसमें एक यूनेस्को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है और वहाँ ये माइस जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है वो वहाँ होना चाहिए। और इसके लिए जो हमारी पॉलिसी अभी बन रही है और पॉलिसी बनने के बाद इसका नाम, खजुराहो का नाम भी उसमें है, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से गौर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की है, मेरा क्षेत्र चंदेल राजाओं के हजारों तालाब का निर्माण वहां पर हुआ है, लेकिन आज के समय में अगर हम वहां पर डेवलपमेंट की बात करने का प्रयास करते हैं तो ASI के द्वारा जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्थानीय प्रशासन इसके लिए असहाय हो जाता है कि ASI इसमें ऑब्स्टेकल बनकर के खड़ा होता है। वहां खोडर नदी है जिसके डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहते हैं, लेकिन ASI के कारण से वो सारी चीजें सरकार, वहां पर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन नहीं कर सकता। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए क्या समन्वित प्रयास जो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वहां के स्थानीय तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए और नदी के विकास के लिए क्या इसकी योजना सरकार कोई बनाएगी? अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो प्रसाद स्कीम है उसके अंदर ये जो एंसेंट साइड है, ASI के साइड है, वहां भी ये स्कीम लागू है। और मैं माननीय सदस्य कहना चाहूंगा कि यदि स्कीम वो जो प्रोजेक्ट नहीं डाला तो कम से कम ये स्कीम में डाल दीजिए। और वो खुद ASI करती है वो प्रोजेक्ट पूरा, ASI उनको ही हम फंडिंग करते हैं। और मेरे ख्याल से इसी स्कीम से अंदर जो कुछ सदस्य कर रहे हैं वो हम उसके लिए मदद करेंगे। सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I would like to ask the Honourable Minister, beyond the scope of Khajuraho, there are several World Heritage sites in the country, like Ellora Ajanta from my state, Karnataka has Hampi. And the problem is, because of COVID, in the last 2 years, they've really not been well looked after because of all the challenges the country has faced. So what better mechanism can we have between the states and ASI? Like my colleague said, we have always challenges reaching out to ASI and having a swifter and a smoother relationship to be effective. So how can you help the states to make this mechanism more smoother? Thank you. Good question. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वही प्रश्न पूछा है, ये ASI के बारे में थोड़े मोटे प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को विनती करता हूँ, ऐसा कुछ खास प्रोजेक्ट है तो हमें बताइए, हम देखें। गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खजुराहो से जुड़ा हुआ है, मैं इसको और थोड़ा सा विस्तारित रूप से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। ओरछा, खजुराहो, पन्ना टाइगर, चित्रकूट जहां भगवान राम 11.5 वर्ष रहे वो स्थान, फिर सतना में व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ और अमरकंटक, क्या ये इतने बड़े टूरिस्ट सर्किट है, क्या इसको भारत सरकार एक नई टूरिस्ट सर्किट के रूप में घोषित करेगी? ऐसा मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जिससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है
जो प्रपोजल मध्य प्रदेश से आए हुए हैं ये हमने सैंक्शन किए हैं, अप्रूव किए हुए हैं, और भी कुछ बचे होंगे जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि ये भी प्रपोजल हमें दे दीजिए, निश्चित तौर से हम इसके ऊपर पड़ोसी के नाते गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 448 CTR बालूजी। सर 448 महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय मंत्री जी। सर, whether any study has been carried out in this regard to prioritize research both on short-term and long-term solutions on identified issues, and if so, the details thereof. माननीय अध्यक्ष महोदय, एडेप्टेशन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम एक लंबे समय से प्रारंभ किए गए हैं। एडेप्टेशन को लेकर के जो कार्यक्रम किए गए हैं उसमें 27 राज्यों के अंतर्गत 30 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 847 करोड़ रुपए की राशि के द्वारा वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि क्या इसके संबंध में कोई विशेष स्टडी की जा रही है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में 4 कंपोनेंट में स्ट्रेटेजिक रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और स्पॉन्सर्ड कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। कुल मिलाकर इस समय देश में 21 संस्थाओं को ये राशि प्रदान की जाती है। पेरम्बूर में भी, तमिलनाडु में सेंट जॉन एजुकेशन ट्रस्ट को भी इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनुदान दिया जाता है। What has been budgeted on 21-22 for the how much has been spent and how much has been left out? नेशनल क्लाइमेट जो एडेप्टेशन फंड है उसका बजट एक निश्चित अवधि के लिए है, इसको प्रतिवर्ष के लिए नहीं है, क्योंकि एडेप्टेशन का प्लान कोई एक वर्ष में पूरा नहीं हो सकता है। ये एक लंबे समय में पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। इसको कृषि के क्षेत्र में, इसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसको अन्य टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में की जाती है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी बताया कि कुल मिलाकर के भारत सरकार के द्वारा 27 राज्यों में 30 से ज्यादा परियोजनाओं में 847 करोड़ रुपए सेक्टर वाइज भी मैं आपको एडेप्टेशन को लेकर के कई मंत्रालयों की समन्वय वाली भी कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि जैसे कृषि के क्षेत्र में मौसम विभाग के साथ मिलकर चलते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के भी अंतर मंत्रालय कार्यक्रम चलते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट और एक टारगेट बेस के आधार पर किया जाता है, जिसको वर्गीकृत करना इतना ठीक नहीं है। लेकिन जो जहां तक राशि और प्रोजेक्ट का विषय मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 449 CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री जी। सभा पटल पर रखा गया। श्री गौतम सिंगामणिपोन। Sir, as we all know, the national average of GER, the gross enrollment ratio, is 25%, whereas because of the successful Dravidian model, if Tamil Nadu's gross enrollment ratio is 52%. That is twice the national average. Hence, the grants and scholarships should also be increased. So, I would like to know from the minister whether there is any plans to increase the scholarships and grants for Tamil Nadu for the appreciation. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, तो 2 ऐसे छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाती है और राष्ट्रीय साधन सब मेरिट छात्रवृत्ति योजना, और जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए तथा सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और 1 अप्रैल 2017 से जो छात्रवृत्ति 6,000 रुपये मिलती थी वो बढ़ाकर हमने 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किए हैं, और ये छात्रवृत्ति सीधे रूप से डीबीटी के माध्यम से हम बच्चों को देते हैं। श्री के सुरेश जी। Honorable Speaker, sir, the eligible scheduled caste, scheduled tribe students are denied scholarship by the government agencies, except few states like Kerala, where a robust mechanism operates to identify target beneficiaries. Keeping in mind this dire situation, whether fraudulent activities and bureaucratic discrimination affecting the rights of scheduled caste, scheduled tribe students, I would like to ask the Honourable Minister through you, sir, whether a
foolproof, robust mechanism be established by the government to monitor and distribute SC/ST scholarship in the country that will eliminate loopholes in distribution. Furthermore, the government consider increasing the allocation of funds for scholarship as more scheduled tribes and scheduled caste communities are including in the scheduled tribe and scheduled caste list. All new entrants can be benefited from the scholarship scheme. And also, sir, the pendency of the distribution of the scholarship. Government of India scholarship is long pending pendency of all over the state. This specific question I would like to ask Honourable Minister whether the pendency also address SC/ST scholarship, SC/ST students scholarship. Thank you, sir. Honourable Speaker, sir, the basic question is from the Student Education Ministry. But I am happy, Honourable learned member, extend this question up to entire scheme of SC/ST. My colleague, Mr. Arjun Munda ji is here, and my senior colleague, Virendra Kumar ji, both of them are here, putting all these three ministries. Today, Government of India has a very broad basket for students belong to SC/ST category. It's already a big basket. Yes, aspirations are high, but Government of India, in the leadership of Prime Minister Modi, were committed to fulfill that aspiration. There are two other things he put as question. What are the two? The long pendency at center. With due respect to my dear friend, this fact is not correct. After coming to responsibility, Prime Minister Modi took interest. He took several meetings personally. Now the point mentioned by my colleague Annapurna ji, now Government of India of any kind of scholarship, whether it's ST Ministry, whether it's Welfare Ministry, whether it's Education Ministry, we are giving the scholarship directly through DBT, and now the new mechanism is matching one. When will release? When state will release to the account of the student. I don't want to make it a politicized issue, but I have information I can provide him how the respective states are keeping on the scholarship of the SC/ST and poor students. They are taking money from central government. They are not giving their matching grant, and the pendency responsibility they are making allegation on center. These all are on record. I can provide in detail to any specific member. Gone are the days he is remembering the old practices, not during Prime Minister Modi's regime. This is very transparent, clear, DBT, and Government of India will give money when the respective state will deposit their state share to the student's account. Immediately, within few seconds, Government of India will release the money. This is the new DBT practice from our government. Shri हरसिमरत कौर। सर 2019 में पंजाब में गरीब दलित स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप मिलती थी तो 4 लाख स्टूडेंट से लेके वो मसा 1-1.5 लाख स्टूडेंट्स तक रह गई इस करके, क्योंकि जो इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसे रिलीज होते थे उनकी स्कॉलरशिप के लिए, एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नजर आया, जहां सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपए उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशंस को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देके 60 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। तो सर इसके बारे में मैंने भी मंत्रालय को लिखा था, इस पे जांच भी बैठी थी और वहां पे जांच के आदेश स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, तो उन्होंने लिपापोती करके जिस सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे में बताया था उसको निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उस मंत्री को हटाना पड़ा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि वो 4 लाख बच्चे जिनको अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, अपने डिग्रीज नहीं मिले हैं, वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, वो उनका सारा फ्यूचर खराब हो गया। तो क्या ये सरकार ने जो पंजाब का स्कॉलरशिप का घोटाला था उसमें किसी को जिम्मेवार पकड़ के उन मंत्रियों को उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री में जाके स्कॉलरशिप अपने चाहतों इंस्टीट्यूशंस को देके, कॉलेजेस को देके, किकबैक्स लेके और बच्चे वहां के वहां रह जाए? ये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी। जी माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी देर पहले ही इस विषय को मैंने कहा कि मैं इस विषय की राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं, लेकिन आदरणीय सदस्य जो विषय उठाए वो सही बात है। राज्यों ने पैसा केंद्र से लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से चीजों को कहीं दिया कहीं नहीं दिया, ये बात सही है।
लेकिन ये इसकी इंक्वायरी वगैरह, इसकी कार्रवाई वगैरह संबंधित राज्य सरकार के विषय। मैं आदरणीय सदस्य का इस आपत्ति को अभी जो पंजाब की नई सरकार बनी है उनके सामने भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी के साथ भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 450 श्री प्रदीप कुमार चौधरी जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा जी। सप्लीमेंट्री। जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ भी मिला है और बहुत लोगों का जीवन भी बचाने में सहायक साबित हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने मेरा जवाब विस्तार से दे दिया है। जो मेरे मन में प्रश्न था वो जवाब उसका मुझे मिल चुका है। मैं इस जवाब से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। जरूरत है क्या? प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकृत नहीं किया है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2